नमस्कार, परीक्षा पे पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लगातार परीक्षा पे पाठशाला में हम आपके एग्जामिनेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो परेशानियां हैं, उनका हल इस कार्यक्रम में बता रहे हैं। अभी कल 12th का आईएससी का केमिस्ट्री का एग्जाम है और केमिस्ट्री को लेकर जो आपकी समस्याएं हैं उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आप पा सकते हैं हमारे इस आज के शो में। तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कीजिए। जी हाँ, आप कॉल करके सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ और पूछ सकते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं उनके आंसर। और आज इस कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पे जुड़ रहे हैं एक्मे पब्लिक स्कूल के केमिस्ट्री टीचर शिशिर शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुराग सर, और आपकी पूरी एबीसी टीम का, जिसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे स्टूडेंट्स के लिए दी है कि इस टाइम जो एक फोबिया होता है केमिस्ट्री का ना सर, तो उस फोबिया को मिटाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि वो किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपसे और हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो अभी इस समय प्रेशर एक है एग्जाम का, कहीं ना कहीं वो अपना एक सवालों का जवाब तलाशना चाहते हैं। कहते ना लास्ट मोमेंट पे वो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक सलाह, एक सुझाव हो जो हम पा सकें और जो हमारे आगे के जो अभी हमारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं, यानी कल जैसे 12th का आईएससी का केमिस्ट्री का है एग्ज़ाम है, उसको लेके बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम हमारा खास और हो जाता है और हमारे साथ जब आप जैसे गुरुजन जुड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए और अच्छा हो जाता है। और सवालों के जवाब देना, क्योंकि आप गुरु हैं और आपके पास हर सवाल का जवाब है, तो हम चाहेंगे कि आज का हमारा जो शो है उसमें भी आप इस तरीके से हमारे बच्चों के डाउट्स को क्लियर किए। तो सर, सबसे पहला सवाल जो हम पूछना चाहेंगे वो है, कल आईएससी का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और जब केमिस्ट्री की बात आती है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की हम बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर बच्चों के अंदर होता है। और केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री का मतलब होता है ना कि एक, कहते हैं ना लोगों में कि डर, एक डर की भावना और ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग्स और उसके इक्वेशंस, बहुत सारी चीज़ें, यूनिट्स की बात आ जाती है। अगर हम बात करें सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा है कि वो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि अगर हम पैटर्न की बात करें तो एक टीचर होने के नाते पहले के जो पैटर्न है एग्ज़ाम्स के, उसमें और इस बार जो पैटर्न आएगा एग्ज़ाम में, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है? सबसे पहले ये जो एक कन्फ्यूज़न है वो आप क्लियर कर दीजिए। देखिए अनुराग, ऐसा है कि 23rd में एसर्शन रीजन आईएससी में नहीं आते थे और इस बार से यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि दो क्वेश्चन जो इनका सेक्शन ए बी सी डी में डिवाइडेड है, तो सेक्शन ए में जो 4 फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, उसके बाद वो 4 फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बाद में मल्टीपल चॉइस आते हैं 5 और 2 क्वेश्चन लगा दिए एसर्शन रीजन के, और वो सबसे इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एसर्शन रीजन वाला ऑप्शन गलत हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है 3C का। सबसे पहला मेन उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा, जो केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स में होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट में आता है कैलकुलेशन, कि आप जो न्यूमेरिकल पोर्शन यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन कर रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कैलकुलेशन बेस्ड होता है और वो कैलकुलेशन आपके बहुत अच्छे से मजबूत होने चाहिए, बहुत अच्छे से उसमें काम किया हुआ होना चाहिए। तो ये जो एसर्शन रीजन का डिफरेंस है लास्ट ईयर के और इस बार में, वो थोड़ा सा अलग आ रहा है। और बाकी चीज़ें ABCD सेक्शन में वही हैं जो पुरानी थी। ए सेक्शन जो होता है उसमें आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आता है, मल्टीपल चॉइस आता है, एसर्शन रीजन आता है और लास्ट में एक केस स्टडी वाइज क्वेश्चन होता है। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में ही कवरअप किया हुआ होता है, उसका सब पार्ट होता है। जो सेक्शन बी है उस सेक्शन बी को 2 मार्क्स का होता है और 2 मार्क्स में बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में अलग अलग पार्ट होते हैं, ए और बी, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में ज़्यादातर 2-2 पार्ट मिलेंगे और वो कॉन्सेप्ट बेस होता है कि अगर आपका उसमें 1 लाइन में आंसर देना होता है और बेसिकली जो बच्चे हैं उनके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो 1 लाइन में ये टाइम बचाने का सबसे अच्छा वाला सेक्शन होता है। जो सी सेक्शन आता है उस सी सेक्शन में आपको बताएं 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो, और 3 मार्क्स में 3 पार्ट कभी कभी होते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है। तो वो क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या बेसिक पॉइंट्स दिए हैं जो आपको वहाँ देने हैं, एक्स्ट्रा देने की कोशिश ना करें।
फिर उसके बाद लास्ट वाले पार्ट में आए तो जो डी सेक्शन आता है वो 5 मार्क्स का होता है, और बेसिकली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो लास्ट वाले सेक्शन यानी डी सेक्शन में होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो आपने सेक्शन वाइज तो बता दिया सर, लेकिन जब हम आंसर शीट पर जब क्वेश्चन पेपर को हम उतारना शुरू करते हैं, अपने आंसर्स लिखना शुरू करते हैं, तब सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन एक होता है बच्चों के अंदर कि जैसा कि अब बहुत सारे हैं, आप भी कहते होंगे जो पहले आए आप पहले उसको राइट कीजिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन जब हम राइट करते हैं। ऐसे में जो हमारे 4 सेक्शन हैं, अगर हम उसके हिसाब से क्या आंसर्स जो हमें लिखने हैं वो क्या हम सेक्शन वाइज ही लिखेंगे, या फिर हम जो बच्चे जैसे कहीं से भी आ रहा है तो उस तरीके से पैटर्न के हिसाब से लिख सकते हैं? आंसर शीट का क्या पैटर्न रहना चाहिए? आंसर शीट के पैटर्न में अनुराग भैया ये बताएंगे आपको कि अगर सेक्शन ए का है तो आप पहले सेक्शन ए पूरा अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए क्वेश्चन नंबर डालें और वहाँ की वो उतनी प्लेस छोड़ दें। फिर आगे सेक्शन बी में आए, सेक्शन बी के जितने पार्ट्स हैं उसमें जो आ रहे हैं वो करते रहें, और उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसका क्वेश्चन नंबर डालें और उसका उतना प्लेस वहाँ पर छोड़ दें। इससे एक फ़ायदा और होगा आगे के लिए कि जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार रिवाइज कर रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर पड़ा हुआ होगा, प्लेस छूटी हुई होगी, तो आपको ये पता होगा कि हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर लेफ्ट आउट किया हुआ है, और वो उस क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ पर लिख देंगे। और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है आंसर सीट का वो लाइन वाइज रहेगा, तो एग्जामिनर जो वहाँ पर चेक कर रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा आसानी होती है और उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती आपके आंसर सीट के कॉन्सेप्ट को समझने में, और वो आसानी से उसमें मार्क्स आपको दे देगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं सर एग्जाम्स की, जब बात कर रहे हैं, आपने आंसर शीट की बात कर दी, आंसर शीट के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ एक मसला होता है वो बच्चों के मन में जो सबसे बड़ी बात होती है, डाउट होता है, वो ये होता है कि जब हम आंसर कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, और एग्जाम्स के जो पेपर की आपने पैटर्न की बात कर दी, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शायद ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। अब इन तीनों पार्टों की अगर हम आपसे बात करें तो इन तीनों पार्टों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे इंपॉर्टेंट, कि इन तीनों पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं? अब स्टूडेंट्स को ये सब पता होता है कि 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन 10 चैप्टर्स में जो 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सोल्यूशन, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये फिजिकल के पार्ट हैं, और इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बेस आता है। तो आप उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सेल कांस्टेंट के, कोरहास लॉ और नर्स इक्वेशन, इनके जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये आप जरूर से जरूर रिवाइज करके जाएं। ये पक्का होता है कि वहाँ पर एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर होगा। फिर आता है काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनके जो क्वेश्चन है ये रिवाइज करके जाएं अच्छे से। कॉन्सेप्ट बेस में अगर रेट कांस्टेंट का अगर कोई आ रहा है, हाफ लाइफ टाइम का न्यूमेरिकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक में, और सबसे अच्छी चीज़ है कि अब इनऑर्गेनिक के केवल 2 ही चैप्टर हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी&एफ ब्लॉक। तो डी&एफ ब्लॉक में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इसी के भरे हुए होते हैं डी&एफ ब्लॉक में। तो डी में और एफ में आप जो भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको जरूर से जरूर रिवाइज करके जाएं। डी&एफ में रीजनिंग सबसे ज़्यादा आती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो 2 to 3 मार्क्स के आसपास की ज़रूर से ज़रूर होगी। उसी पे बेस होता है उनकी आइसोमेरिज्म, आप आइसोमेरिज्म करके जाएं। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा वो आ जाता है, गैप आ जाता है कि अगर आपको लॉन्ग तो तैयार है लेकिन अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स आप करके नहीं जाएंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर ये रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, जो एग्जाम को और थोड़ा सा अप ले जाएगा आपके। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिक का, सबसे बड़ा पार्ट ऑर्गेनिक का। उसमें सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन के बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। उसके बाद आता है बायोमॉलिक्यूल एक थ्योरी वाइज चैप्टर है, उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। आप थ्योरी पढ़ें, RNA DNA डिफरेंस, ये एक 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का भी हो सकता है। प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको 2 विटामिन बिल्कुल पक्का आपको दिमाग में करके जाने, विटामिन B एंड विटामिन C। उसका आप
विटामिन सी से कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन बी से कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन बी एंड सी आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें पढ़ के जाएं तो आपका क्वेश्चन जो पेपर है वो थोड़ा सा अप जाएगा और कॉन्फिडेंस गेन होगा आपको। जब जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा तो 5 मार्क्स आप फोड़ दोगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो थ्योरी पार्ट भी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग्स की जब बात करते हैं, खास तौर से अगर हम बात करें केमिकल नेम्स की, तो कहीं ना कहीं केमिकल नेम्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी केमिस्ट्री से थोड़ा सा बहुत एक डर लगता था पहले। और दूसरी बात अगर बात करें, कुछ ही नाम होते हैं जो हमें बहुत ही मुश्किल से याद हो पाते हैं, जैसे फिटकरी का अगर हम बात करें K2SO4 Al2SO4 का होल प्राइस N224H2O, तो बड़ी मुश्किल से ये नाम याद होते हैं। ऐसे में कोई एक ऐसा आपके पास कोई ऐसा एक कहते हैं ना मूल मंत्र जो होता है, गुरु के पास होता ही है, कि ऐसे इनको कैसे याद करें, अगर हम बात करें इनको, इन जो केमिकल बॉन्डिंग्स होती हैं, जो हम फार्मूलाज होते हैं, उनको कैसे याद कर सकते हैं? ऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनमें जो भी नेम रिएक्शंस हैं, उनमें जो भी कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आप उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। उसका जो ट्राइबल नेम्स हैं, वो कॉमन नेम्स, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप आईपीएससी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कॉमन नेम आप करके जा रहे हैं तो जो भी कन्वर्जन आएगा, वो कन्वर्जन बेंजीन से बाइफेनिल आया तो बाइफेनिल का और बेंजीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे और आपके दिमाग में आएगा कि ये कौन से नेम रिएक्शन से है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई, वुड्स रिएक्शन हुई, वुड्स फिटिक रिएक्शन हुई, ये इनके जितने भी कंपाउंड, जो भी रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट है, उनके नेम आप बिल्कुल अच्छे से करके जाओ। और आप देखोगे कि ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस आपने अगर कर ली तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें फाइंड ABCD, फाइंड PQRS और कन्वर्जन, देन आपका आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, वो सब उसी से रिलेटेड होते हैं। और IUPAC पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप IUPAC पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वहाँ पर जो कन्वर्जन आएगा वो ट्राइबल नेम और कॉमन नेम के लिए आता है। लेकिन जब हम बात करें, अगर सर आप क्लियर तो आपने कर ही दिया है कि किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि जब एग्जामिनेशंस होते हैं, और भी ख़ास तौर से केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट का, तो उसकी प्रिपरेशन कॉलेज की तरफ से जब आप लोग कराते हैं तो साल भर आप लोग पढ़ाई कराते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन कहते ना, ये जब नज़दीक होते हैं हमारे एग्जामिनेशन, तो उसमें एक शॉर्ट पीरियड होता है हमारे पास, स्टूडेंट्स के पास, कि उस रिवीजन को कैसे वो शॉर्ट आउट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या हम चैप्टर्स की अगर बात करें, कौन से ऐसे हैं जो ख़ास तौर से बड़ी अच्छी मार्किंग वो दे के जा सकते हैं? अब इसमें देखिए अनुराग सर, आप अगर 10 चैप्टर्स को बेसिकली डिवाइड कर लें कि अगर 2 चैप्टर हम एक घंटे में उसका पूरा रिवीजन कर सकते हैं, तो अपने पास 10 चैप्टर हैं और 5 घंटे में आप उसका पूरा सही से रिवीजन कर सकते हैं। आप जितने भी लास्ट ईयर के आपके पास जितने भी स्पेसिमेंट पेपर्स हैं, आप उनको लें। स्पेसिमेंट्स पेपर में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें क्वेश्चन देखते जाएं और ये सिर्फ डिसाइड करें कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यस नो लिखते चले जाएं। तो 5 सेट में अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला टॉपिक अभी वीक जा रहा है, या ये वाले टॉपिक से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करें। फिर अगर पहला दूसरा चैप्टर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप हर 1 घंटे में वही चीज़ उसमें रिवाइज करने की कोशिश करें जो जिसमें आपको प्रॉब्लम थी और जो क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ऑर्गेनिक सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है आपको, 2 से ढाई घंटे आप ऑर्गेनिक के लिए दीजिए। आप आज 7 बजे से बैठें, 12 बजे तक आप ये पूरा रिवीजन कर डालेंगे, 12 बजे 12, साढ़े 12, 1 तक आप सो जाएं। फिर सुबह आप अगर जग पाए तो जग पाए, नहीं तो 5 बजे के आसपास किसी से भी बोलते हैं आप हमें जगा दें। 5 बजे से 10 बजे तक आपके पास 5 घंटे होते हैं, आप आराम से पूरा रिवाइज करें। और रिवाइज करने के बाद फिर कुछ पढ़ने, एग्ज़ाम के पहले 1-1.5 घंटे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ज़्यादा एग्ज़ाम देने के पहले ज़्यादा किसी से बात ना करें, क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है वो दिमाग में आपके भरा हुआ है, और जैसे ही आपने बात करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे करके वो पीछे जाने लगता है। और उस टाइम जब आपका एग्ज़ाम का पेपर आएगा सामने और जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो आप बिल्कुल शांत रहें
और जैसे ही पेपर आपका खत्म हो जाए तो फिर आप बिंदास हैं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, ये तो आपने एक गुरु मंत्र दे दिया कि रिकॉल को, अगर जब रिकॉल करने की बात की जाती है तो ये होता ही है अमूमन कि आप तैयारी करें और 1-1.5 घंटे पहले कुछ भी ना पढ़ें, क्योंकि अटेंडम अगर आप पढ़ेंगे तो शायद वो सब मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन की इस आंसर में कि जो पहले के जो 10 ईयर्स के पेपर हैं आप उसके सेट को उठा लीजिए, उससे आप देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं। अगर मैं पिछले जो एग्ज़ाम्स के पेपर आपने बात करी 10 ईयर्स के, उनकी ही अगर बात करूं मैं, क्योंकि जैसा कि पैटर्न जो था आपने कहा पहले का पैटर्न अलग था और अब पैटर्न अलग है, तो ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं? अगर हम पिछले 5 सालों की, चलिए बात 10 सालों की छोड़ के 5 सालों की बात कर लें, वो कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होते? वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं? ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक चैप्टर इस तरह का है कि इसमें आपको हेलोल्केन के भी सब रिएक्शंस मिल जाएंगी, आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर की पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर पूरा अगर सही तरह से रिवाइज कर लिया है तो आधी ऑर्गेनिक आपने रिवाइज कर ली, और इसमें जो नेम रिएक्शंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, वो आप रिवाइज करके जाएं। रीमर टीमन रिएक्शन आप रिवाइज करके जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं। रीमर टीमन से ज़रूर क्वेश्चन आता है, वुड रिएक्शन से ज़रूर क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद इसके पहले अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में अगर आते हैं आप तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 to 6 मार्क्स का तो पक्का आना ही आना है, बिल्कुल ईजी वे में। फिर उसके बाद आप उसका D&F ब्लॉक में तो वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन उससे। तो ये ऑर्गेनिक के 2 हैं, तो ये पक्का दोनों अच्छे से पढ़ के जाए। 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर आपके से अगर सही से रिवाइज करेंगे तो 1 से 1.5-2 घंटे लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आता है आपका फिजिकल में न्यूमेरिकल पोर्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन का और काइनेटिक का। सोल्यूशन का न्यूमेरिकल जो एथिलीन ग्लाइकॉल वाले न्यूमेरिकल्स हैं, शुगर के न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल मोलैलिटी, राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से रिवाइज करें। ये पक्का आते हैं न्यूमेरिकल के ये मेनली 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल तीनों से ही आता है। तो आप वो वाले न्यूमेरिकल करें जिनमें राउल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, और मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल कांस्टेंट का, कोरास लॉ का न्यूमेरिकल, ये आप जो भी न्यूमेरिकल करें वो एक बार करके जरूर जाएं, देख के उसको सॉल्व करके जाएं। डिजिट्स आपके बिल्कुल पूरे दिमाग में होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर केवल हल्की सी डिजिट चेंज होती है और पूरा न्यूमेरिकल वही होता है और आंसर भी सिमिलर आ रहा होता है। तो आप अगर 2 से 3 क्वेश्चन ये देख के जाएंगे कि हाँ बिल्कुल हमने करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और सबसे अच्छी चीज़, अगर वहाँ न्यूमेरिकल का आंसर आपका नहीं मैच कर रहा है तो आपने स्टेप जो किए हैं उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे अच्छा एडवांटेज ये हो जाता है। फिर आता है आपका काइनेटिक्स में, तो काइनेटिक्स में परसेंटेज वाले, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 0 ऑर्डर रिएक्शन, केवल इन दोनों के ग्राफ वाले क्वेश्चन देखना मत भूलिएगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन आप देखें, बस ये चैप्टर आप अगर करके जाते हैं तो आपका 50% से ऊपर केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और जो फोबिया होता है ना कि पेपर नहीं हो पा रहा है सही तरह से, नहीं, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी बिल्कुल आराम से। और रिलैक्स होकर पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सर। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। और दूसरी चीज़, आपने 4 ही चीज़ें तो आपने मेंशन कर ही दी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ, अगर बच्चों की बात करें तो कहता ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स, कि ये बहुत सारे एक सेक्शन वाइज होते हैं, जैसे सेक्शन होते हैं हमारे यहाँ। बच्चों का भी एक कहते हैं ना दिमागी जो एक स्तर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। एक कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ होते हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। अगर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो जब एग्जामिनेशन की बात आती है, जब पेपर्स की बात आती है, तब ये जो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं ये अपनी प्रिपरेशन कैसे करें अगर इनको हर हाल में पास होना है? यानी कि अगर हम सबसे नीचे की लेयर की बात कर लें, क्रीमी लेयर की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबसे नीचे की जो लेयर है, जो बच्चे सोचते हैं कि यार मैं पास होऊंगा कि नहीं, जो कमज़ोर लेयर की अगर हम बात करें, तो ऐसे बच्चों के लिए गुरु मंत्र क्या होगा? क्योंकि नज़दीक आते ही शायद ये बच्चे नज़दीक एग्ज़ाम के आते ही ये उस टाइम पर पढ़ाई करना ज़्यादा ज़ोर से सोचते हैं कि हम कर लें और शायद मार्किंग तो कम से कम एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही जाए इनके। ऐसे कौन से चैप्टर? तो ये जो ज़्यादा अभी तक जिन्होंने आज तक भी अभी उनको लग रहा है कि हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ पाया है या इसमें हमें केमिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप केवल नेम रिएक्शन उठाओ। नेम रिएक्शन 20 से 25 नेम रिएक्शन हैं और पूरी तरह से उनको ही 2-2.5 घंटे में लिख के लर्न कर लो आप।
और लर्न करने के बाद आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो 15 मिनट जो आपको रीड करने के लिए मिलता है, तो उसमें एक माइंड मैपिंग कर लो आप कि हमें सेक्शन ए में इतना टाइम देना है, सेक्शन बी में इतना देना है, सेक्शन सी में इतना देना है, सेक्शन डी में इतना देना है। और उसमें ए बी सी डी चारों सेक्शन में आप केवल रिएक्शंस के क्वेश्चन ढूंढ ला लो, और सबसे पहले वही क्वेश्चन करो जो नेम रिएक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 20 to 22, 23 के आसपास आपका पूरा पेपर करके दे देंगे, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। ABCD वाले मिल जाएंगे, PQRS वाले मिल जाएंगे, और नेम रिएक्शन के कन्वर्जन वाले मिल जाएंगे, जिससे आप 21 मार्क्स का आप बिल्कुल सेटल कर लोगे पेपर। उसके बाद MCQ आपके पास आई है, MCQ वाला शुरू करो। MCQ में इनऑर्गेनिक के MCQ और ऑर्गेनिक के MCQ, दोनों के MCQ करके जाओ आप। बस ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर लो, 30 मार्क्स के आसपास आपके हो जाएगा, और 70 में 23 अगर आए तो आप पासिंग के ऊपर पहुंच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पेपर की, जैसे आपने कहा, आपने बताया कि आप ये चैप्टर कर लें, अगर हम एग्ज़ाम की पेपर की बात करें, आपने बताया उसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर हम इन तीनों के पार्ट्स के हिसाब से बात करें, क्योंकि आई थिंक 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा क्या सेक्शन हो सकता है जो सबसे ज़्यादा मार्किंग हमें दे के जा सकता है, और उस पर ही अगर हम वर्कआउट कर लें तो शायद बच्चे जो हैं वो निकल जाएं। ऑर्गेनिक का जो पार्ट है, हेलो एल्केन से लेके आपका बायोमॉलिक्यूल्स तक, ये 31 मार्क्स का आता है, और 31 मार्क्स का अगर बिल्कुल अच्छे से 3-4-5 घंटे में पूरा अच्छे से प्रिपेयर करा तो 31 नहीं अगर आप आ रहे हैं तो 25 तो आने ही आने हैं, और 25 अगर आपके आ गए तो 70 में 23 पासिंग चाहिए होती है, और आप पास हो जाएंगे आराम से, पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप और गेन करना चाहते हैं तो इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। 2 चैप्टर पढ़ने में शायद ही आपको 2 से ढाई घंटे लगेगा, और 2 से ढाई घंटे में आप 2 चैप्टर में उसका एक रीजनिंग क्वेश्चन पक्का पढ़ें इनऑर्गेनिक का। उसके लॉन्ग में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत आप लॉन्ग में पढ़ जाएं, लॉन्ग में टाइम बिल्कुल ना दें। उसके रीजनिंग क्वेश्चन, जितने भी सिलेक्टेड रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास हैं, आपके नोट्स में हैं या नोट्स नहीं हैं, तो जो जितनी भी हैंडबुक वगैरह हैं आपके पास या बुक्स हैं, उनसे करना शुरू करें, तो जो वो क्वेश्चन आप करेंगे वो आपके मार्क्स गेन करा देंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ बता दी। चलिए, ये भी अच्छी चीज़ है। अगर हम अगले सवाल की बात करें सर जी, तो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने अभी तक बताई है उसमें ये है कि इक्वेशंस की बात आपने करी, क्योंकि कुछ सेक्शन में इक्वेशंस है, कुछ में अगर बात करें तो न्यूमेरिकल बॉन्डिंग्स की अगर बात करें, कुछ में आपने डायग्राम्स की भी बात की है। तो जब इनकी हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है डायग्राम्स को लेकर और दूसरा इक्वेशंस को लेकर। जैसे आपने एक जगह मेंशन किया आंसर में कि लास्ट में आपका आंसर जो है वो एज इट इज़ जो डिमांड है वो ना आए, लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि बीच में जो आपने रोल प्ले किया है, जो आपने पार्ट लगातार नीचे तक फॉर्मूले लिखे हैं, उसकी मार्किंग हो जाती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके की मार्किंग ही लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास आउट कर सकें? हाँ, अगर आप स्टेप वाइज करते हैं, एक एक स्टेप क्लियरली आपका आ रहा है तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो कुछ मार्क्स उसमें डिसाइडेड होते हैं। फिर उसके बाद आपने सॉल्विंग करना शुरू की, डिजिट्स आपने बिल्कुल ओके करना शुरू की, आपने डिजिट पूरी सब कुछ सही रखी हुई हैं, क्वेश्चन से आपने रिलेट कर लिया कि हाँ ये फॉर्मूला आ रहा है और इसमें ये डिजिट है, ये लिखी, तो उसके ही मार्क्स मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 1.5 अगर मिल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आप 3 मार्क्स आपके जा रहे थे। अच्छा, थ्योरी की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में थ्योरी का भी एक बहुत बढ़िया रोल होता है। ऐसे कौन कौन से खास चैप्टर हैं या ऐसे कौन कौन से खास क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं और जिनका रिवीजन करके, यानी कि थ्योरी के हिसाब से अगर बात करें, वो अगर कर लें कुछ ही, तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? D&F ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है, जो इसमें है क्या कि एक क्वेश्चन आता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ये जरूरी है करना। इसके साथ इसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसमें कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का 10 का आराम से आपको मिल जाएगा, जिसमें 1 करके आप थोड़ा सा एक एक लाइन करके वो करेंगे तो वो 8 to 10 मार्क्स का आपका सॉल्व हो जाएगा। सर, इस केमिस्ट्री के लिए देखिए, एग्ज़ाम्स के लिए तो आपने सारी चीज़ें बता दी,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेशर, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत हैंडल करते हैं स्कूल्स में भी जी। और उसके बाद पेरेंट्स जो हैं घर पर भी देखते हैं बच्चों को, और सबसे ज़्यादा प्रेशर में जो होते हैं वो होते हैं बच्चे, क्योंकि उनके सामने स्कूल के एक्सपेक्टेशंस, टीचर के एक्सपेक्टेशंस और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस बहुत। ऐसे में जो बच्चे कल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बताएं, कहना चाहेंगे प्रेशर को कैसे हैंडल करें, जो एक परेशानी जो इनके दिमाग में टेंशन है? कि उन बच्चों के लिए ये सभी बच्चों के लिए बेसिकली ये होता है कि ज़्यादा तनाव ना लें, ज़्यादा दिमाग ये ना सोचें कि हमारा अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा। आप अगर करके आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं वो मार्क्स आपकी मेहनत के हैं, और उसमें सबसे मेन आप चाहे जितना भी खराब करके आओगे, कुछ भी करके आओगे, आपके मम्मी पापा और आपके गुरु, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो कभी आपको नहीं बोलेंगे आप तुमने ये क्या कर डाला। एट लास्ट वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आप जो किया था ठीक किया, अब आगे का देखो। तो जैसे अब अभी मैथ्स का एग्जाम था, तो मैथ्स के एग्जाम में मोस्टली 50% बच्चों का वो उसमें क्वेश्चंस छूटे हुए हैं। वो फोबिया बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, केमिस्ट्री का पेपर इजी आएगा, इजी आएगा, इजी आएगा। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर इजी आने वाला है? आएगा। मतलब ये आपका आइडियोलॉजी है या फिर आपका एक सिक्स सेंस वाली बात है? सिक्स सेंस वाली बात है। जब बच्चे मेहनत करते हैं और अभी से, लेकिन हाँ उनके लिए इजी होगा जो वो पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल, है ना। अब आप अभी से शुरू करें, आपके पास बहुत टाइम है। आप अगर 12 बजे तक का भी माने तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे आपके पास बिल्कुल ऐसे ही हैं सोने के बाद भी। तो अगर 10 से 12 घंटे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर करना बेकार है ना। तो 10 से 12 घंटे आप पढ़ के जाएं, पेपर इजी आएगा, इजी आएगा, इजी आएगा। ये चलिए आपने अच्छी बात बता दी, और बच्चों के लिए यही एक मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आप सभी जो दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। सर चलते चलते बस मैं चाहूँगा, आपने बच्चों को साल भर शिक्षा दी है, बहुत सारे आपने गुरु मंत्र दिए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स दिए। हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे सारे सवालों का आपने जवाब दिया। अब जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए गुरु मंत्र के तौर पे, क्योंकि अगर ओवरऑल एग्जाम की बात की जाए उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऑर्गेनिक का पोर्शन अच्छे से करें और पूरा सिस्टमेटिक पेपर करके आएँ। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, ये एक मेन चीज़ है। आप अटेम्प्ट जरूर करें, उससे रिलेटेड जो भी है वो उसमें करके आएँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स एकदम से अप जाएंगे, और आपके मार्क्स अप जाएंगे तो हमारे चेहरे और आपके चेहरे में दोनों में खुशी रहेगी, और अनुराग भैया के चेहरे में खुशी रहेगी। नहीं बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है हमारा तो ये काम है, और हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। और साथ ही आप गुरु हैं तो आप भी चाहते हैं कि आपके ये सारे बच्चे समान हैं, स्कूल के बच्चे हों या फिर जो भी बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं। और आप हमारे साथ जुड़े और आज आपने बहुत सारे कन्फ्यूजन्स केमिस्ट्री को लेकर क्लियर किए, और हम चाहेंगे कि जो बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपसे उन चीज़ों को सीखते हुए, समझते हुए अपने कल के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से हल करें, बहुत अच्छे से नंबर जो हैं वो गेन करें। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहें, क्योंकि हम अपने इस कार्यक्रम में लगातार कई गुरुजनों को यहाँ बुलाते हैं, आपके एग्जाम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, जो परेशानियाँ होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। और आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ यहाँ पर एक्मे पब्लिक स्कूल के केमिस्ट्री टीचर श्री शर्मा जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आपके कन्फ्यूज़न भरे सवालों का जो मैंने पूछे उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। कल के एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात, और इसी तरीके से अगले एग्जाम्स से जुड़े हुए आपके प्रश्नों के उत्तरों को हम हासिल करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक और गुरुजन, यहाँ पर एक टीचर यहाँ पर मौजूद होंगे जो आपके कन्फ्यूज़न को यहाँ पर दूर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।